नमस्कार दोस्तों, सृष्टि यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम पॉलिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। तो प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, लगभग हर एग्जाम में हर साल। और हम ये इंश्योर करेंगे कि हम जब ये पीवाईक्यूज के थ्रू इनको रिवाइज कर ले, कवर कर ले, तो हम आगे वाले एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करवाएं। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इलेक्टेड, सिलेक्टेड, नॉमिनेटेड, अपॉइंटेड या फिर नन ऑफ दीज। वो पूछ रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो इलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, नॉमिनेट होते हैं या फिर अपॉइंट होते हैं। तो हम सभी को पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि लोकसभा का चुनाव तो प्रेसिडेंट वो प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए होता है, ऐसा नहीं है। जो लोकसभा का चुनाव होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए होता है। और उसके बाद जो भी मेजोरिटी ऑफ जिस भी पार्टी को मेजोरिटी रहती है, उनको जिसके एमपी सबसे ज्यादा होते हैं उन्हीं में से एक को, तो उन्हीं पार्टी में से एक को प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाता है। और कौन चुनता है, कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये याद रखना है। तो आर्टिकल 74 इस बारे में क्या कहता है? आर्टिकल 74 कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी चाहिए, होगी, विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड। प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होंगे, है ना? क्यों होंगे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर क्यों होने चाहिए? होने चाहिए क्योंकि वो प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस कर सके, उनको सहायता कर सके, उनको सलाह दे सके। प्रेसिडेंट जो भी काम करते हैं वो इनकी सहायता और सलाह के आधार पर ही करते हैं। उनके पास अपनी कोई पावर अलग से नहीं है जिसमें वो डिस्क्रिशनरी काम कर सकते हैं। ऐसे केवल कुछ दो चार कंडीशंस हैं जिनमें प्रेसिडेंट डिस्क्रिशनरी एक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी हमेशा उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के एड और एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, बिना उनके वो काम नहीं कर सकते। तो रियल पावर अगर तो फिर अगर रियल पावर की बात करें तो एग्जीक्यूटिव की जो रियल पावर है वो किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो कभी भी क्वेश्चन में ये पूछेगा कि रियल पावर किसके पास है एग्जीक्यूटिव की, तो हमें हमेशा बताना है कि प्राइम मिनिस्टर के पास है। लेकिन जनरल क्वेश्चन है कि जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो कौन है? वो है प्रेसिडेंट, है ना? वो नॉमिनल हेड है। तो नॉमिनल या फिर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफिशियली तो वो कौन है? प्रेसिडेंट है। लेकिन अगर ये पूछता है रियल पावर किसके पास है एग्जीक्यूटिव की, तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। आर्टिकल 75 की बात करें तो आर्टिकल 75 क्या कहता है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यही हमने अभी बात की थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। और जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाते हैं तो जो बाकी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट उन मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट कर देते हैं। यानी पहले प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, फिर इसके बाद प्रेसिडेंट जो है मिनिस्टर से अपॉइंट करेंगे, किसकी सलाह पर? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आर्टिकल 78 के बारे में पूछ रहा है। आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 78 है वो लेस डाउन द ड्यूटीज ऑफ, वो किसकी ड्यूटीज के बारे में बात करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि आर्टिकल 78 है ना? आर्टिकल 74 से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि ये क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास के आर्टिकल्स हैं, इसलिए आर्टिकल 78 प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज की बात करेगा। तो कौन कौन सी ड्यूटीज की बात करता है आर्टिकल 78? तो पहली रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन, यानी जो भी यूनियन के अफेयर्स हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जिस भी तरीके से एडमिनिस्टर कर रहा है यूनियन, उसको पहुंचाना किसके तक? प्रेसिडेंट तक। ये किसकी ड्यूटी है? प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है। जो भी काम यूनियन कर रही है वो प्रेसिडेंट को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो सारे काम है वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं। If President requires submit for the consideration of Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but not considered by the council। अगर कोई मिनिस्टर है, किसी मैटर को वो उठा रहे हैं और उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कंसिडरेशन में नहीं लिया है, तो प्रेसिडेंट
रिक्वायर कर सकते हैं ऐसे काम को, किसी भी मैटर को, कि इसको कंसिडरेशन में लिया जाए, उनके बारे में बताया जाए और प्रेसिडेंट को भी उसकी पूरी जानकारी दी जाए। तो प्राइम मिनिस्टर ऐसा भी करते हैं। अगर प्रेसिडेंट किसी भी यूनियन द्वारा किए गए, एक और भी क्लॉज है जिसमें यूनियन द्वारा किए गए किसी भी काम के बारे में यदि कोई जानकारी प्रेसिडेंट कभी भी लेना चाहे तो वो प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं, और प्राइम मिनिस्टर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा किसको, प्रेसिडेंट को, जो भी काम, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी यूनियन एडमिनिस्टर कर रही है, जो भी अफेयर्स में काम कर रही है, जिस भी मैटर में। तो ये आर्टिकल 78 हो गया। आर्टिकल 78 टॉक्स अबाउट द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट, 78 कम्युनिकेट, है ना। प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट करेंगे किससे, प्रेसिडेंट से। तो 78 कम्युनिकेट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। The President shall make rules for more convenient transaction of the business of the government of India and for the allocation among ministers the said business। यानी दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि इनमें कौन से स्टेटमेंट सही है और वही आंसर है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता था, प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स, प्रेसिडेंट रूल्स बनाएंगे फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन आसानी से हो सके, ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो बिजनेसेस हैं वो, उनका जो ट्रांजैक्शन है वो आसानी से हो सके, कन्वीनियंटली हो सके। एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस, इन बिजनेस का एलोकेशन अमंग द मिनिस्टर्स यानी पोर्टफोलियो जो है इन बिजनेस को मतलब इन मिनिस्टर्स को मिल जाए, उसके लिए आसानी से ये सारी प्रोसेस हो सके, उसके लिए प्रेसिडेंट रूल बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है, बिल्कुल सही है। All executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the Prime Minister। यानी जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो किसके नाम पर लिए जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के नाम पर, है ना। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के नाम पर नहीं, जो भी काम होता है एग्जीक्यूटिव का, वो किसके नाम पर होता है, प्रेसिडेंट के नाम पर होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पहला सही है और दूसरा गलत है। तो वन ओनली, कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, है ना। तो देखिए क्या कहता है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी जो भी एग्जीक्यूटिव के जो भी एक्शंस होंगे वो किसके नाम पर होंगे, प्रेसिडेंट के नाम पर होंगे। Orders and other instruments made and executed in the name of the president shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by the president। ये किस तरीके से इनको नाम किया जाएगा, किस तरीके से ऑथेंटिकेशन होगा कि इनके नाम, प्रेसिडेंट के नाम पर ही ये एक्शन हो रहे हैं, ये जो रूल्स है वो कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट ही बनाएंगे, है ना। कि उनके नाम का ऑथेंटिकेशन हो कि जो भी काम है उनके नाम पर हो रहा है, इसको ऑथेंटिकेशन देना, कि प्रेसिडेंट उसको ऑथेंटिकेट करे, इसका जो रूल है वो भी प्रेसिडेंट ही बनाएंगे। एंड द वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज सो ऑथेंटिकेटेड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज नॉट एन ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट मेड और एग्जीक्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। तो दूसरा ये है। तीसरा क्या कहता है, प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनिएंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। यानी जो भी बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिजनेसेस है उनका कन्वीनिएंटली ट्रांजैक्शन हो सके, और वो जो बिजनेस है वो मिनिस्टर्स को एलोकेट हो सके कि किस मिनिस्टर्स को कौन सा काम करना है, कौन सा बिजनेस करना है। तो इसका भी जो रूल्स है वो कौन बनाएंगे, प्रेसिडेंट बनाएंगे। पर स्टेटमेंट में क्या दिया था, प्राइम मिनिस्टर, इसलिए प्राइम मिनिस्टर गलत है। तो ये है, हमने क्या पढ़ा कि जो भी काम होगा वो प्रेसिडेंट के नाम पर होगा, और प्रेसिडेंट के नाम का जो ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन का जो मैनर है कि कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे प्रेसिडेंट, उसके रूल्स भी कौन बनाएंगे, प्रेसिडेंट ही बनाएंगे। और प्रेसिडेंट ही ये डिसाइड करेंगे कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेसेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कौन कौन से बिजनेस होने चाहिए, और बिजनेस मिनिस्टर्स को एलोकेट हो सके आसानी से, इसके नियम भी कौन बनाएंगे, प्रेसिडेंट ही बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल पूछ रहा है, आर्टिकल नंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, डिस्क्राइब्स द अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन की बात कौन करता है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, और एक जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा उसका एक हेड होगा, जिन जो कौन होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। ये किस आर्टिकल में पढ़ा था हमने, आर्टिकल 75 में पढ़ा था। तो अगर अपॉइंटमेंट की बात इस आर्टिकल में है तो डिस्क्वालिफिकेशन की बात भी इसी आर्टिकल में होगी।
तो आर्टिकल 75 में देखते हैं क्या क्या है। आर्टिकल 75 में जो पहला क्लॉज है वो क्या कहता है, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो हमने पीछे ही पढ़ रखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे अपॉइंट होंगे किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा। फिर अदर मिनिस्टर्स भी होंगे किसकी सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा, यानी प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स ये सब किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। फर्स्ट ए की बात करें तो फर्स्ट ए क्योंकि पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। तो ये क्या कहता है, अगला क्लॉज कहता है 1A, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। यानी वो ये कहना चाहता है कि लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं उन मेंबर्स के 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए। पता चला आपने सबको खुश करने के लिए सबको ही मिनिस्ट्री एक एक से एक मिनिस्ट्री बना करके आपने दे दी है। यानी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर यानी इंपॉर्टेंट जो मैटर्स हैं उनके लिए ही मिनिस्ट्री बनानी है, और 15% से ज्यादा लोगों को मिनिस्ट्री आप नहीं दे सकते हैं। 15%, कितनी, 15% से ज्यादा लोगों को आप मिनिस्ट्री नहीं दे सकते हैं। तो अगर 552 यानी 550 अगर एमपी है लोकसभा में, तो 550 का 15% निकालेंगे, उतने ही मिनिस्टर होने चाहिए काउंसिल लोकसभा में, हाउस ऑफ द पीपल में। तो ये 91st अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ऐड किया था, क्योंकि उसके पहले कोई भी मिनिस्ट्री बना करके किसी को भी एलोकेट कर दी जा रही थी, यानी सभी लोगों को, क्योंकि अगर बहुमत की सरकार नहीं बनी है तो गठबंधन की सरकार बनी है, तो हर पार्टी के लोगों को खुश करना जरूरी है, और अपने लोगों में ही वो ना होने पाए, डिस्प्यूट ना होने पाए, तो उनको भी ढेर सारे मिनिस्ट्री बना करके सबको बांट दिया जाता था। तो इसको रोकने के लिए कि इंपॉर्टेंट मैटर्स पर ही मिनिस्ट्री बने और उन पर ही काम हो, इसके लिए कौन सा ये 91st अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें 15% का जो लिमिटेशन है वो इसमें दी गई। अगले क्वेश्चन की बात करें, वन बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी who is disqualified for being a member of that house under paragraph 2 of the 10th schedule shall also be disqualified to be appointed as minister under clause 1 for the duration of the period commencing। यानी ये क्या कह रहा है कि अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, अगर कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाता है लोकसभा में, तो उसकी जो मिनिस्ट्री है वो उसके लिए भी एज ए मिनिस्टर होने के लिए भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कब तक के लिए, जब तक के लिए अगला चुनाव नहीं हो जाता। अगले चुनाव में फिर वो लड़ सकते हैं, और लड़ने के बाद फिर वापस से वो इलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए उनको क्या होना पड़ेगा, डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा, है ना। तो वो डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर 10th शेड्यूल के अंदर, है ना। 10th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। अगर कोई व्यक्ति पार्टी छोड़ करके चला जाता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, तो इस आधार पर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और डिस्क्वालीफाई करने के बाद अगर वो एमपी है तो एमपी एज एन एमपी तो हटता ही है, साथ में अगर उसके पास कोई मिनिस्ट्री है तो एज ए मिनिस्टर भी वो हट जाता है। अगले क्लास की बात करें तो मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछता है कि जो मिनिस्टर्स हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कब तक अपने पद पर रहेंगे, जब तक कि प्रेसिडेंट चाहते हैं, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। हालांकि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का ये मतलब नहीं कि प्रेसिडेंट तुरंत कभी भी उनको हटा सकते हैं, उसके नियम है, उसके प्रोविजंस हैं कि जब तक मेजोरिटी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे तब तक उन्हें उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन एक मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर भी उनको हटा सकते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर अगर चाहे किसी एक अपने मिनिस्टर को हटाना, जो कि उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उनकी पार्टी के नियमों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो उनको हटाया जा सकता है। तो कैस कब तक काम करते हैं, प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, हमेशा याद रखना है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ द पीपल। यानी वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है हाउस ऑफ द पीपल के लिए। यानी अगर मेजोरिटी कम हो जाती है तो मतलब इनकी जो कॉन्फिडेंस है उसमें कमी आ जाती है, नो कॉन्फिडेंस हो जाता है लोगों को, जो लोकसभा के मेंबर है, मेजोरिटी उसमें कम हो जाती है, उनको सहमति देने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले लोगों की, तो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक साथ डिसॉल्व हो जाएगी। इसको बोलते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो जो हाउस ऑफ पीपल है यानी लोकसभा है, वहां के मेजोरिटी लोगों का उनको सपोर्ट होना जरूरी है। अगला क्या कहता है, बिफोर मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द oath of office and of secrecy according to the form set out for the people in the third schedule। जब भी वो मिनिस्टर एंटर्स अपॉन, जैसे ही अपने ऑफिस में आएंगे तो प्रेसिडेंट उनको एडमिनिस्टर कराएंगे क्या, ओथ, है ना, ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी।
किसी भी मिनिस्टर को अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले ओथ लेना पड़ता है, और कौन कराता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, उनके सामने उनको ओथ लेनी पड़ती है। किस शेड्यूल में है? थर्ड शेड्यूल में है। A minister who, for any period of 6 consecutive months, is not a member of either a House of Parliament shall, at the expiration of that period, cease to be a minister. अगर कोई मिनिस्टर बन जाते हैं और मिनिस्टर बनने के समय में वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, तो ये उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि 6 महीने के भीतर वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं। अगर वो नहीं बनते हैं तो वो 6 महीने के बाद अपने आप अपने पद से हटा दिए जाएंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं रह पाएंगे, है ना? 6 महीने के भीतर। द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी सच अ पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ डिटरमाइन। यानी जो मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर्स में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, यानी सारे मिनिस्टर्स एक बराबर ही हैं, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। तो इनकी जो सैलरी है, इनकी सैलरी को कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करता है। सैलरी के मामले में सब बराबर है तो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। टाइम टू टाइम बढ़ाया जाता है, महँगाई भत्ता और ये सारी चीज़ें बढ़ा करके उनका टोटल कितना हुआ, ये कुछ दिनों बाद रिवाइज़ भी किया जाता है। ये किस शेड्यूल में लिखा हुआ है? सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में शेड्यूल लिखा हुआ है, सेकंड शेड्यूल के बारे में लिखा हुआ है। तो हम ये भी पढ़ते जा रहे हैं कि शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है। तो अभी हमने पढ़ा कि थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड ओथ के बारे में, ओथ ऑफ ऑफिस एंड ऑफ सीक्रेसी। तो और सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में किसमें लिखा हुआ है? सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है। क्वेश्चन, तो हमने क्या पढ़ा? 75 में क्वालिफिकेशन इलेक्शन और अपॉइंटमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन दोनों के बारे में लिखा गया है। अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को पीएम की सलाह पर करेंगे। उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अंडर 10th शेड्यूल। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो उनको एज अ मिनिस्टर भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कब तक ऑफिस में रहेंगे मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो भी है? ये सारे लोग जब तक प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे तब तक वो ऑफिस में रहेंगे। हालांकि वो कभी भी निकाल नहीं सकते, उसके अलग प्रोविजंस है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है हाउस ऑफ द पीपल के लिए। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। यानी मेजोरिटी अगर कम होती है तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक साथ डिसॉल्व किया जा सकता है। ओथ के बारे में थर्ड शेड्यूल में लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट कराएंगे। कौन? प्रेसिडेंट कराएंगे। फिर अगर 6 महीने तक वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं बन पाते हैं तो उनको एज अ मिनिस्टर और एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों से ही हटा दिया जाएगा, हट जाएंगे ऑटोमेटिक। सैलरी और अलाउंसेस पार्लियामेंट तय करेगी। ये किस शेड्यूल में लिखा हुआ है? सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने के लिए हमें मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने के लिए मिनिमम एज उतनी ही होनी चाहिए जितनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए होना चाहिए, क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्हीं में से ही एक को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? हमने पिछले प्रेसिडेंट के वीडियो में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट बनने के लिए हमें 35 ईयर मिनिमम एज चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट में ये था कि हमें वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी हमें 35 ईयर मिनिमम एज चाहिए। अब लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए हमें कितनी एज चाहिए? वो चाहिए 25 ईयर्स। कितनी चाहिए? 25 ईयर्स। लोकसभा का मेंबर होने के लिए 25 ईयर्स, और राज्यसभा का मेंबर होने के लिए 30 ईयर्स चाहिए, है ना? अगर ये क्वेश्चन अलग से पूछता है कि लोकसभा के मेंबर बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 25 ईयर। और अगर पूछता है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो 30 ईयर्स होने चाहिए। आर्टिकल 84 क्या कहता है इस बारे में? A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in parliament unless he, यानी पार्लियामेंट की सीट में बैठने के लिए तब तक वो चुना नहीं जाएगा जब तक कि ये क्वालिफिकेशन नहीं होंगी। कौन कौन सी? is a citizen of India, अगर वो citizen of India नहीं है, and makes and subscribes before some person appears in that behalf by the election commission on oath or affirmation according to the form set out as the purpose in the third schedule। अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो वो पार्लियामेंट में इलेक्ट नहीं होगा। इज इन द केस ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट नॉट लेस देन 30 ईयर ऑफ एज। अगर काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा की बात करें तो नॉट लेस देन 30 ईयर्स, यानी 30 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। यानी मिनिमम एज राज्यसभा के लिए क्या है? 30 साल है। इन केस ऑफ सीट इन द हाउस ऑफ द पीपल, अगर हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा की बात करें तो 25 साल, 25 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए।
possesses such other qualification as may be prescribed in that behalf by or under any law made by parliament। अगर पार्लियामेंट इसके अलावा और कोई रूल बनाता है तो उस रूल को भी अगर उस रूल के हिसाब से भी क्वालिफाई होना जरूरी है। यानी कौन कौन सा सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 25 साल या 30 साल के होने चाहिए। लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल। और पार्लियामेंट अगर कोई और दूसरे नियम बनाती है तो उन नियमों को भी उन नियमों के हिसाब से भी क्वालिफाई करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, हमको ये पढ़ करके देखने हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, ही इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर्स ओनली अमंग दोज हु आर मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वो फ्री है ये चूज करने के लिए कि जो उसके मिनिस्टर्स हैं वो हु आर द मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हो सकते हैं, यानी लोकसभा से भी हो सकते हैं या राज्यसभा से हो सकते हैं। ही कैन चूज हिज कैबिनेट कलीग आफ्टर ड्यू काउंसलिंग बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। जो जितने कैबिनेट के कलीग्स हैं वो प्रेसिडेंट की काउंसलिंग के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। He has full discretion in the choice of person who है to serve as minister in his cabinet। उनके पास उस प्राइम मिनिस्टर के पास पूरी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो ये चूज कर सकता है कि जो उसके मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो कौन होंगे। He has only limited power in the choice of his cabinet colleague because of discretionary power vested in the president of India। उनके पास लिमिटेड पावर है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। तो इनमें से आपको कौन सा सही लग रहा है, मुझे सी सही लग रहा है। सही सही आंसर है क्या, क्योंकि सी कह रहा है he has full discretion in the choice of person who want to serve as minister in his cabinet। कि वो किन्हीं किसी को भी फुल डिस्क्रिशनरी पावर से चूज कर सकते हैं कि उनके जो कैबिनेट में होंगे कौन कौन से एज अ मिनिस्टर सर्व करेंगे, है ना। तो पहले वाले में क्या गलत है, he is free to choose his ministers only among those who are member of either house of parliament। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वो किसी भी हाउस से, लोकसभा से या राज्यसभा से, इन दोनों में से किसी में से चुनेंगे कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो कौन कौन होंगे। लेकिन ये सही नहीं है। इसके अलावा वो किसी को भी चुन सकते हैं। अगर वो मेंबर नहीं है किसी भी हाउस के तो वो 6 महीने के भीतर उनको मेंबर बनाया जाएगा। इसलिए स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसलिए इस स्टेटमेंट से कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेटमेंट सी सही है, जहां पर फुल डिस्क्रिशनरी पावर है पीएम का कि किसी को भी मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर चुन सकते हैं और वो मेंबर हो लोकसभा राज्यसभा के या ना हो। अगर नहीं है तो उनको 6 महीने के भीतर किसी भी हाउस का या लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी मेंबर होना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो which of the following is not explicitly stated in the constitution of India but followed as a convention। यानी वो कह रहे हैं कि explicitly यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा तो नहीं है लेकिन एज ए कन्वेंशन फॉलो होता है। ऐसी कौन सी चीज है ना। तो कौन स्टेटमेंट क्या क्या स्टेटमेंट है, द फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस। जो फाइनेंस मिनिस्टर होने चाहिए वो लोअर हाउस के मेंबर होने चाहिए। दूसरा, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लूजेस मेजोरिटी इन द लोअर हाउस। अगर प्राइम मिनिस्टर लोअर हाउस में मेजोरिटी लूज कर देते हैं तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सभी स्टेट के इंडिया के सभी पार्ट्स को इंक्लूड करना जरूरी है as a convention। In the event of both the president and the vice president demitting office simultaneously before the end of the tenure, the speaker of the lower house of the parliament will officiate as the president। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों अपने ऑफिस को अपने टेन्योर के बीच में ही काम नहीं कर पा रहे हैं अपने ऑफिस में, तो जो स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, स्पीकर जो है वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। हमने पढ़ा है कि प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे तो फिर सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, जो भी होंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत है। फिर फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर ऑफ लोअर हाउस, ये बिल्कुल कहीं भी नहीं लिखा हुआ है और होता भी नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लूजेस द मेजॉरिटी इन लोअर हाउस, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी हर एक स्टेट से, हर एक यूनियन टेरिटरीज से एक एक मिनिस्टर अपॉइंट ही किया जाए। ऐसा कोई कन्वेंशन भी नहीं है, ऐसा जनरल होता भी नहीं है। लेकिन हाँ किया जाता है, पर ये कोशिश, ये ऐसा कन्वेंशन नहीं है कुल मिलाकर के। तो सबसे सही इसमें स्टेटमेंट कौन सा है, तो प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लूजेस मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस। अगर लोअर हाउस में उसकी मेजॉरिटी चली जाती है तो उनको वहां से रिजाइन करना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट सही है।
क्या कहता है इसके बारे में? आफ्टर लूजिंग द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन, है ना? अगर मेजोरिटी लूज हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। दिस इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से लिखा हुआ है, ये है। Conventionally, he resigns as he is the head of Council of Ministers. This is collectively responsible to the House of the People according to Article 75(3). Article 75(3 की बात करें तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसके लिए? लोकसभा के लिए। अगर अगर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है तो वो लोकसभा के लिए है, तो लोकसभा का जो सपोर्ट है उनको मेजोरिटी में मिलना चाहिए। अगर मेजोरिटी में उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, इसका मतलब यह है कि वो अब उस पद पर बने रहने के लिए एलिजिबल नहीं है, उनको वहां से रिजाइन कर देना चाहिए। तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया कैन मूव? इनमें से कौन सा ऐसा मोशन है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया कैन मूव, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो मूव कर सकते हैं, है ना? तो हम मोशंस की बात करें तो हम अगले वीडियो में मोशंस की बात करने वाले हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, किस किस टाइप के बिल होते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, रखे जाते हैं, और कौन कौन से मोशंस हैं जो पास होते हैं, वो क्या कहते हैं, डिबेट होते हैं पूरे हाउस में, किस तरीके से उनको मूव किया जाता है, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो बहुत ही आसान है सॉल्व करने, अगर नहीं भी आता है तो भी। तो which one of the following motions the council of minister in India can move? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया कौन सा मोशन मूव कर सकती है? तो एडजर्नमेंट मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, है ना? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंडिया कौन सा, अगर आप सोचें तो कौन सा मोशन मूव कर सकती है? नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं, ये तो अपोजिशन कर रहा है। अपोजिशन इसलिए कर रहा है कि हमें दिखा सके कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस हाउस में मेजोरिटी नहीं मिली हुई है, कॉन्फिडेंस नहीं मिला हुआ है। तो अगर अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं या क्या कहते हैं मूव कर सकते हैं, तो जस्ट उसका उल्टा, यानी कॉन्फिडेंस मोशन किसको मूव करना कर सकते हैं, किसको अलाउ है, वो है काउंसिल ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन, है ना? अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन कर रही है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उस समय सरकार में है, जो उस समय एज अ मिनिस्टर वर्क कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस मोशन अपना शो करेंगे, मूव करेंगे, और ये दिखाएंगे कि उनको लोकसभा में मेजोरिटी मिली हुई है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, और कॉन्फिडेंस बना हुआ है लोगों का उन पर। अगला क्वेश्चन, द वर्ड मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट इज मेंशन्ड ओनली वंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज इन, यानी जो कैबिनेट वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक ही बार मेंशन है, और वो कहाँ पर है ये बताना है। तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 74, आर्टिकल 356 या आर्टिकल 76। तो अगर हम इसके बारे में सोचे, अगर हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, अगर हम ये सोचे कि प्राइम मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात है जो आर्टिकल 74 से स्टार्ट होती है, तो उन्हीं के आसपास में ही इनका नाम होना चाहिए। तो ये इस तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि एक बहुत ही स्पेसिफिक अलग सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसको बाद में ऐड किया गया था किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पढ़ेंगे भी। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल 352 यानी इमरजेंसी के समय में ही केवल एक बार जो प्रोविजन है उसमें ही कैबिनेट वर्ड आता है। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात होती है, कैबिनेट अलग से कोई वर्ड नहीं आता है, कोई वर्ड नहीं है ना? तो ये याद रखना है हमको कि कैबिनेट नाम का कोई भी वर्ड किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, केवल एक ही बार मेंशन है, वो कब? आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 में, वो भी कब लाया गया था? शायद 44th अमेंडमेंट एक्ट है जिसके द्वारा उसको लाया गया था। अ, और सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसके बारे में भी एक दिन पूरे एक बात होगी, कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, और कौन कौन से अमेंडमेंट एक्ट अभी हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं, और उनमें से इम्पोर्टेंट के बारे में हम बात भी करेंगे। तो अगर हम बात करें कैबिनेट वर्ड की, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कैबिनेट वर्ड इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 352 which says the president shall not issue a proclamation unless the union cabinet communicates him in writing that such a proclamation may be issued. It is noteworthy that the word cabinet has been mentioned 2 times in this article. इस आर्टिकल में ही 2 बार लिखा हुआ है कैबिनेट, इसके अलावा और कहीं पर भी
नहीं लिखा हुआ है। वो क्या कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट कोई भी इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है वो नहीं करेंगे अंडर आर्टिकल 352 जब तक कि यूनियन कैबिनेट के रिटन में आपको वो प्राप्त नहीं हो जाता है, सहमति प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक आज आप आर्टिकल 352 का यूज नहीं कर सकते हैं। ये कब आया था? ये कब आया था? ये इमरजेंसी लगने के बाद, नेशनल इमरजेंसी जो लगी थी कब? उनके टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम में। उसके बाद इस प्रोविजन को लाया गया ताकि कोई भी प्राइम मिनिस्टर केवल अपने उस पर अपने डिसीजन पर ही इमरजेंसी को लागू ना कर सके। इसलिए इसको लाया गया था कि पूरे कैबिनेट को उसमें सहमति होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। असर्शन और रीजन दिया हुआ है ना? असर्शन दिया हुआ है, उसका कारण दिया हुआ है। हमें बताना है कि असर्शन सही है या नहीं सही है, फिर उसके बाद उसका कारण सही है या नहीं सही है। तो असर्शन क्या कहता है? डिस्क्राइबिंग अ पर्सन एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज अ पॉलिटिकल डिसीजन। किसी व्यक्ति को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डिस्क्राइब करना पॉलिटिकल डिसीजन है ना? राजनीतिक डिसीजन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन नहीं है। दूसरा रीजन क्या है? इट डज नॉट कन्फर ऑन हिम एनी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वो उनके प्राइम मिनिस्टर की कोई भी पावर नहीं देते हैं, है ना? तो सही है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल डिसीजन है। और रीजन भी सही, रीजन नहीं सही है एक्चुअली। ये एक स्टेटमेंट है, अपने आप में सही है, लेकिन इसका कोई रीजन नहीं है कि वो पॉलिटिकल डिसीजन इसलिए है क्योंकि उनको कोई पावर नहीं है ना? तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि उनके पास डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनने का ये मतलब नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के बाद उनके पास प्राइम एज प्राइम मिनिस्टर कोई पावर आ जाती है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा भी सही है, लेकिन ये आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना? जो रीजन है वो सही रीजन नहीं है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनने का। क्या कहते हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का क्या मामला है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ड्यूटी एंड ऑफिस ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज नॉट मेंशन्ड, है ना? कोई भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है ही नहीं। बट कन्वेंशनली a cabinet minister can be declared as a deputy prime minister. It does not confer on him any power of the prime minister. वो प्राइम मिनिस्टर की कोई पावर कन्फर नहीं करते, उनके पास प्राइम मिनिस्टर की कोई पावर नहीं आएगी। उन्हें किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर घोषित किया जा सकता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल डिसीजन है कि करना है, किसी को खुश करना है या कुछ करना है, इस वजह से किया जाता है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो which of the following constitutional amendment states that the total number of ministers, including the Prime Minister and the Council of Ministers, shall not exceed 15% of the total number of members of the House of the People? इसके बारे में अभी हम पीछे बात कर चुके हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये प्रोविजन लाया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे प्राइम मिनिस्टर को इन्वोक करते हुए, वो 15% से ज्यादा नहीं होंगे। किससे ज्यादा नहीं होंगे? 15% से ज्यादा नहीं होंगे हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा में। तो ये किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था? अभी हमने पढ़ा था 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था। अमेंडमेंट एक्ट्स के लिए मैं एक बहुत अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे अमेंडमेंट एक्ट्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स की बात होगी। और अमेंडमेंट एक्ट कैसे लाया जाता है हाउस में और कैसे पास कराया जाता है, उसके लिए क्या क्या नियम है, इनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें इसके बारे में बात होगी। पर अभी के लिए किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 15% का जो प्रोविजन है वो लाया गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर जो होंगे 15% से ऊपर नहीं होंगे? वो है 91st अमेंडमेंट एक्ट। अब हम देखते हैं, ये हमने लगभग प्रेसिडेंट के सारे, प्राइम मिनिस्टर के सारे क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इससे लगभग हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। कुछ और अगर आपको कोई फैक्ट या और जानकारी मिलती है तो उसको आप एक जगह नोट करते जाएंगे और उसको याद कर लेंगे। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के बारे में। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं, डेजिग्नेशंस हैं, उनमें कौन सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद कौन आता है, फिर उसके बाद कौन आता है। आपने देखा होगा कि कई सारी मीटिंग्स में जब लोग बैठते हैं तो पहले राष्ट्रपति बैठेंगे, उनके पास वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, सबकी एक सीट निर्धारित होती है। वो सीट किस तरह से निर्धारित की जाती है ना? वो तो कोई फेवरेट है तो आगे बैठा दिया, कोई फेवरेट नहीं तो पीछे बिठा दिया, ऐसा नहीं होता है। एक डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन के हिसाब से कौन सी सीट किसके पास होगी ये पहले से ही डिसाइड होता है। तो उसको हम देखेंगे क्योंकि ये कई बार पूछ चुका है। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं प्रेसिडेंट, है ना? फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव हेड है प्राइम मिनिस्टर।
प्राइम मिनिस्टर के बाद गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, है ना। फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है वो आएंगे। फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को ऐड किया गया है। और इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सारे जजेस आएंगे। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर, ये दोनों लोग एक बराबर है। कौन कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें और स्पीकर ऑफ द लोकसभा की बात करें तो ये दोनों एक बराबर में है। कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, यानी सारे मिनिस्टर्स, और चीफ मिनिस्टर, ये एक बराबर है ना। और चीफ जस्टिस के बाद और स्पीकर ऑफ लोकसभा के बाद आते हैं एम्बेसडर्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड प्लेनिपोटेंशियरी एंड हाई कमिशनर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्रीज accredited to India, and chief ministers of state outside their respective states and governor of states outside their respective states, है ना। जो जो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर अपने स्टेट से बाहर किसी उस पर चीफ मिनिस्टर है तो वो आएंगे। और हाई कमिश्नर ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज का जो हाई कमिश्नर्स है अपने देश में भी, उनको भी इसके बाद सीट मिलती है। इसके बाद बात करें तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आते हैं। देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहाँ पे थे? 6वें नंबर पे थे। उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर आ गए, उसमें एम्बेसडर्स हो गए और हाई कमिश्नर्स हो गए, जो दूसरे कंट्रीज, कॉमनवेल्थ कंट्रीज के हमारे यहाँ पे हैं। और फिर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उनका बाद आएंगे। 9A की बात करें तो चेयरपर्सन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन तीनों को एक ही बराबर में रखा गया है। कौन कौन? यूपीएससी के मेंबर हो, यूपीएससी के चेयरपर्सन हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो और सीएजी हो, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बात करें तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। अच्छा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहाँ चले गए? क्योंकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट है तो वो दूसरे नंबर पर है ना। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो सब यहाँ पर आएंगे। मेंबर्स ऑफ नीति आयोग, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ द यूनियन, मिनिस्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मैटर्स, ये आ गए सारे एक नंबर पर, है ना, 10वें में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटीज के, ये सारे 11वें नंबर पर आएंगे, है ना। चीफ ऑफ स्टाफ होल्डिंग द रैंक ऑफ फुल जनरल और इक्विवेलेंट रैंक, जो चीफ ऑफ स्टाफ होंगे, जो फुल जनरल और बराबर उसके बराबर का जो रैंक है, वो जो होंगे वो 12वें नंबर पर आएंगे, है ना। ये याद करना थोड़ा सा आसान नहीं है, इसको बार-बार देखना पड़ेगा। शुरुआत के 4, 5, 6 जो है आपको आसानी से याद हो जाएँगे। उसके बाद के आपको बराबर हर कुछ दिन में रिवाइज़ करना पड़ेगा, जिसमें आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आसानी से याद हो जाएगा। बार-बार देखेंगे तो याद हो जाएगा कि पहले नंबर पर प्रेसिडेंट है, फिर वाइस प्रेसिडेंट है, फिर प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के बाद जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट के बाद जो डेप्यूटी उम, फॉर्मर प्रेसिडेंट है, हाँ, और फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं। इस तरीके से पूरा प्रेसिडेंस बना हुआ है और उसको बार-बार रिवाइज़ करेंगे तो ये रिवाइज़ हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, और क्योंकि क्वेश्चंस में पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको अगर चाहते इसमें कोई क्वेश्चन गलत ना होने पाए तो कौन-कौन से प्राइम मिनिस्टर अभी तक इंडिया में बने और उनके क्या फीचर्स हैं, इनको भी याद करना है। और सबसे लास्ट में सीट्स ऑफ द लोकसभा, किस-किस लोकसभा किस स्टेट को कितनी सीट मिली हुई है, राज्यसभा की कितनी सीट मिली हुई है, ये भी क्वेश्चंस में पूछता है। ठीक है? और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगले जो वीडियो है वो टाइप ऑफ बिल्स और मोशंस के ऊपर है, उसको आसानी से उपलब्ध हो जाए आपको, इसके लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए सृष्टि चैनल को। और आपके पास जो भी क्वेश्चन है इनको पढ़ने के बाद अगर कुछ लगता है कि कहीं पर किसी करेक्शन की ज़रूरत है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।